बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 सेल साइकिल बायोलॉजी क्लास 9 इसकी एक्सरसाइज का सलूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि सेक्शन 2 है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्पिंडल apparatus इन डिटेल। इसमें आप लोग अगर आंसर आप लोगों को डायरेक्ट बुक से मिल जाएगा टॉपिक 4.2 पेज नंबर 50, और ये हम थ्योरी वाले पोर्शन में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, ये फॉर्म कैसे होता है, इसका सेल डिवीजन के दौरान फंक्शन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आप लोगों ने मियोसिस में पढ़ा था। मियोसिस 1 में जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं तो उनके जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और इसकी वजह से जो एक जीन के लोकस है वो दूसरे जीन के वो एक जीन के लोकस एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके बायस हमारे पास जीन्स का न्यू कम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का एक सिग्निफिकेंस ये है कि क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस करता है न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स। और इसमें क्या होता है कि जब क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं तो वो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो अब जो क्रॉसिंग ओवर है इसमें जो जीन्स हैं वो इस तरह से रिकम्बाइन होंगे कि जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को विथस्टैंड कर सकेगा। ठीक है, उसमें वो इजीली सर्वाइव कर सकेगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। क्रॉसिंग ओवर एवोल्यूशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इवॉल्व होना मतलब बॉडी में जैसे वक्त के साथ साथ हमारी जो नॉलेज है वो टेक्निकल होती जा रही है, तो अब जो हमारी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें जो उनके जो माइंड्स हैं वो क्या है, टेक्निकल हैं। वो बातों को वो अब लॉजिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू रट्टा बेस्ड चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एंड लिस्ट द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग G1 फेज। G1 फेज के दौरान कौन से इवेंट्स होते हैं ये आपने डिस्कस करने हैं। G1 फेज में कौन से इवेंट्स होते हैं। G1 फेज ग्रोथ फेज है जो कि इंटरफेज का पार्ट है, और इंटरफेज में जब ग्रोथ फेज, ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है। ठीक है, इसमें एक फेज से दूसरे फेज के बीच में गैप आता है जिसमें सेल जो है वो अपने साइज में ग्रो करता है। ठीक है, तो इसमें पहला इवेंट क्या है कि हेयर द सेल ग्रोज इन साइज। सेल अपने साइज में ग्रो करता है, साइज में बड़ा हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज। इसमें जो मौजूद नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये ऐसी प्रोटीन्स और सब्सटेंसेस सिंथेसाइज करता है जो कि डीएनए सिंथेसिस में यूज होते हैं नेक्स्ट फेज में। इससे नेक्स्ट फेज सिंथेसिस फेज होती है, और सिंथेसिस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होनी होती है, तो वहाँ पे हमें ऐसी प्रोटीन्स और सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं जो डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इट सिंथेसाइज एंजाइम्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये ऐसे एंजाइम्स, ये कुछ एंजाइम सिंथेसाइज करता है और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करता है डीएनए की, और ये न्यूक्लियोटाइड्स और एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये वो इवेंट्स हैं जो G1 फेज के दौरान होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को से G1 फेज के इवेंट्स के बारे में पूछा गया है, लेकिन आप लोगों को जो पेपर में आ सकता है वो इंटरफेज के किसी भी फेज के बारे में, माइटोसिस के किसी भी फेज के बारे में, और मियोसिस के किसी भी फेज के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेल साइकिल बिलो शोज द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, आप बुक पे आप लोगों का एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को एक सेल साइकिल दी हुई है, और उस साइकिल में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। एक डॉटर सेल ए है और एक बी है। ठीक है, सेल ए जो है वो कंटिन्यू करता है इन द सेल साइकिल, मतलब सेल ए जो है वो अपनी डिवीजन कंटिन्यू रखता है, वाइल सेल बी जो है वो एग्जिट कर जाता है इन G0, मतलब वो सेल साइकिल को लीव कर जाता है और G0 फेज में एंटर हो जाता है। G0 फेज नॉट डिवाइडिंग फेज है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करता। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन मटेरियल्स दे सिंथेसाइज आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ सेल ए एंड सेल बी। अब इनमें सेल ए जो कि सेल साइकिल में इन्वॉल्व है अभी भी, और सेल बी जो कि G0 उसने सेल साइकिल को लीव कर दिया है, तो इनके जो अंदर मटेरियल सिंथेसाइज हो रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। सेल ए चूंकि सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है,
तो इसे वो नेसेसरी मटेरियल चाहिए जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सेल साइकिल में जब ये नेक्स्ट फेज में जाएगा तो उसने डीएनए को रेप्लिकेट करना है। तो रेप्लिकेशन के लिए उसे क्या चाहिए, ऐसे मटेरियल्स चाहिए जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एंड सेल डिवीजन के लिए और ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल डिवीजन के लिए भी ज़रूरी हैं, वो वाले सब्सटेंसेस भी इसने सेल ए ने सिंथेसाइज करने हैं। इन कंट्रास्ट सेल बी जो कि नॉन डिवाइडिंग फेज में एंटर हो गया है, उसने मजीद डिवाइड नहीं होना, will primarily synthesize proteins required for maintenance and specialized functions। ठीक है, ये क्या करता है कि सिर्फ ऐसे प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जो सेल को मेंटेन रखता है और कुछ स्पेशल फंक्शन सेल के परफॉर्म करता है, बट नॉट फॉर सेल साइकिल प्रोग्रेशन। लेकिन ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ये सेल साइकिल को प्रोग्रेस करने के लिए मजीद से ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता। कॉन्सिक्वेंटली सेल ए विल प्रोड्यूस मटेरियल फॉर सेल डिवीजन। जो सेल ए है उसके मटेरियल कैसे डिफर हैं कि सेल ए के जो मटेरियल है वो सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होते हैं, वाइल जो सेल बी हैं उसमें जो मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जस्ट किस पे फोकस करेंगे, मेंटेनिंग सेलुलर फंक्शंस विदाउट डिवाइडिंग, के डिवाइड होने के बगैर वो क्या करेगा, अपने फंक्शंस मेंटेन रखने के लिए जो कुछ मटेरियल सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो ये सेल ए और सेल बी के मटेरियल्स में डिफरेंसेस होंगे। Why do epithelial cells of skin divide continuously? एपिथेलियल सेल स्किन के कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं, इनकी रीज़न क्या है? जो स्किन के एपिथेलियल सेल्स हैं वो स्किन को, अगर स्किन में किसी किस्म का कोई वाउंड ज़ख़म वगैरह आ गया तो उसको हील करने के लिए स्किन के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं और जो डैमेज्ड सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्किन डिवाइड कॉन्टीन्यूसली टू रिप्लेनिश और रिपेयर द स्किन which is constantly exposed to environmental damage, abrasion and loss of cells। ठीक है कि अगर स्किन जो है वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे इन्वायरमेंट को फेस कर रही होती है जिसकी वजह से उसमें किसी किस्म का कोई डैमेज आ सकता है, किसी किस्म की एब्रेशन हो सकती है या फिर उसके सेल्स का लॉस हो सकता है किसी भी वाउंड की वजह से, ठीक है। दिस ऑन गोइंग सेल डिवीजन, अब जो एपिथेलियल सेल्स में कॉन्टीन्यूसली सेल डिवीजन हो रही है वो इंश्योर करती है दैट द प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ द स्किन रिमेन्स इंटैक्ट, कि स्किन जो अंडरलाइंग ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है वो क्या रहे, इंटैक्ट रहे। मेंटेन्स टिश्यू होम्योस्टेसिस, टिश्यूज़ का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन रखे, मतलब बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखे। एंड फैसिलिटेट्स वाउंड हीलिंग, और इसके साथ साथ ज़ख़म को ठीक होने में भी हेल्प आउट करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गिव डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बारे में डिफरेंसेस लिखने हैं। इसी तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है प्रोफेस 1 और प्रोफेस 2 में डिफरेंस लिखें, या मेटाफेस 1 और मेटाफेस 2 में डिफरेंसेस लिखें। तो आपको हर तरह से डिफरेंसेस लिखने आने चाहिए, ठीक है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिफरेंसेस क्या हैं? मियोसिस 1 डिवाइड्स द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड टर्न्स द डिप्लॉइड सेल इनटू हैप्लॉइड, ठीक है। मियोसिस 1 जो है इसमें क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड होते हैं और एक डिप्लॉइड सेल को किसमें चेंज कर देते हैं, हैप्लॉइड सेल में। लेकिन मियोसिस 2 में क्या होता है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स विद इन द 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। कि जब हमारे पास मियोसिस 1 के दौरान हमारे पास जो डॉटर सेल्स आएंगे, ठीक है, हमारे पास जो डॉटर सेल्स आएंगे इसमें क्या मौजूद होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम इसमें आ गया, एक क्रोमोसोम इसमें आ गया, ठीक है। ये पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे जो कि एक ही पेरेंट सेल में मौजूद थे, और आफ्टर मियोसिस 1 जब इसमें मियोसिस 1 हुई तो इसमें से हमारे 2 डॉटर सेल्स मिले और एक क्रोमोसोम एक के पास चला गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे के पास चला गया। अब मियोसिस 2 में क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेल्स डॉटर सेल्स बने हैं जो कि हैप्लॉइड हैं और इनमें क्रोमोसोम मौजूद है। अब इसमें क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स मीन्स ये एक क्रोमेटिड है और ये क्या है, दूसरा क्रोमेटिड है। तो एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं डॉटर सेल्स के अंदर वो स्प्लिट होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। जैसे ये एक डॉटर सेल है जिसमें ये क्रोमोसोम्स के अंदर 2 सिस्टर क्रोमोसोम हैं जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। जब ये डिवाइड करेगा 2 सेल्स में तो एक सिस्टर क्रोमेटिड एक सेल के पास चला जाएगा और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे डॉटर सेल के पास चला जाएगा। और यहाँ पे हैप्लॉइड सेल था तो हमारे पास जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है।
मियोसिस वन रिडक्टिव डिवीजन है। मियोसिस वन रिडक्टिव डिवीजन कैसे है कि इसमें पहले क्रोमोसोम का नंबर जो होता है उसके मुकाबले में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मीन्स के पेरेंट सेल में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और डॉटर सेल्स में हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, रिडक्टिव डिवीजन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव डिवीजन, तो आप लोगों ने इसको भी याद करना है, ठीक है। मियोसिस टू इन्वॉल्व्स इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस टू में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, मतलब दोनों डॉटर सेल्स के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन मियोसिस वन। मियोसिस वन में क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन मियोसिस टू में किसी किस्म की कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। मियोसिस वन रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल्स, ठीक है, इस वजह से हम इसे रिडक्टिव डिवीजन बोलते हैं। और ड्यूरिंग मियोसिस टू द पेरेंट एंड डॉटर सेल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और मियोसिस टू में जो पेरेंट और डॉटर सेल्स होते हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, ठीक है। इसमें मियोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एट द बिगनिंग। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिर्फ स्टार्टिंग पे मौजूद होते हैं। और मियोसिस टू में इंडिविजुअल बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एट द बिगनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे पास स्टार्टिंग में मौजूद होते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में मौजूद होता है, ठीक है। तो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in rapidly dividing cells which phase of cell cycle is reduced, explain। rapidly dividing cell में cell cycle की कौन सी phase reduce हो जाती है, तो rapidly dividing cell में जो cell cycle की जो division reduce हो जाती है वो है G1 phase, ठीक है। और a phase of growth and protein synthesis, इसमें क्या होती है, cell grow करता है साइज में और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ये ऑफन एलिमिनेट हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। रैपिडली डिवाइडिंग सेल में G1 फेज रिड्यूस हो जाती है या फिर टोटली एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम थ्योरी वाले पोर्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं पूरा टॉपिक। थ्योरी वाले पोर्शन में हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है और किस तरह से प्लांट सेल में होती है। यहाँ पे हम इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से डिस्कस करेंगे। इन प्लांट साइटोकाइनेसिस अ सेल प्लेट फॉर्म्स इन द सेंटर ऑफ द सेल, इवेंचुअली डेवलपिंग इनटू अ न्यू सेल वॉल। साइटोकाइनेसिस में जो सेल प्लेट है वो सेंटर ऑफ द सेल में क्या बनती है, एक सेल प्लेट बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। और ये सेल प्लेट जो है इवेंचुअली किस में चेंज हो जाती है, सेल वॉल में चेंज हो जाती है। और ये सेल वॉल बनने के बाद हमारे पास जो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और हमारे पास दो डॉटेड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में किसी किस्म की कोई सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट नहीं बनता, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो सेल होता है उसी का वही सेंटर से क्या हो जाता है, पिंच हो जाता है इनवर्ड, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड पिंच हो जाती है, जिसको जो क्या बनाती है, क्लीवेज फरो बनाती है। और ये क्लीवेज फरो इनवर्ड ग्रो करती रहती है और आपस में जब मिलती है तो दोनों सेल्स सेपरेट हो जाते हैं और दोनों सेल्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। द प्राइमरी डिफरेंस लाइज इन द मैकेनिज्म। इनका जो प्राइमरी डिफरेंस है वो मैकेनिज्म है कि प्लांट सेल्स बिल्ड द न्यू स्ट्रक्चर। प्लांट सेल्स क्या बनाती हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं जो कि टोटली न्यू स्ट्रक्चर है। लेकिन एनिमल सेल में जो सेल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं एग्जिस्टिंग मेम्ब्रेन। उसमें क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की वही क्या कर जाती है, इनवर्ड पिंच हो जाती है, जिसके बायस वो अंदर की तरफ मूव करती जाती है और अल्टीमेटली वो आपस में ज्वाइन करती है और दो सेल्स सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। दिस डिस्टिंक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। और ये डिस्टिंक्शन किसकी वजह से है कि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। This was the difference between the cytokinesis of the plant cell and animal cell. Next question है, why both skin cells and cancerous cells divides rapidly, ठीक है। स्किन सेल्स और जो कैंसीरस सेल्स हैं ये दोनों रैपिडली डिवाइड करते हैं, लेकिन कैंसीरस सेल्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं बट स्किन सेल्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। तो इनके क्या रीजंस हैं। कैंसीरियस सेल्स आर हार्मफुल बिकॉज दे डिवाइड अनकंट्रोलेबली, ठीक है। क्यों कैंसीरियस सेल्स हमारे लिए इसलिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये अनवांटेड, एक तो ये अनवांटेड मैस ऑफ सेल होता है, मतलब बॉडी को चाहिए नहीं होता, एक एक्स्ट्रा मैस ऑफ सेल होता है।
और दूसरा इनके डिविजन अनकंट्रोलेबल है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड इवेड नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, जिसकी वजह से सेल का एक्स्ट्रा मास बन जाता है जो कि क्या कहलाता है, ट्यूमर्स कहलाता है। इन्वेजन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज, और ये ट्यूमर सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर इन्वेड कर जाता है, उनमें भी एंटर हो जाता है। एंड पोटेंशियल मेटास्टेसिस टू द पार्ट्स ऑफ द टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वहां से मूव करके दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी पहुंच सकता है, ठीक है। दिस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैन डिस्टर्ब नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकती है, डैमेज कर सकती है ऑर्गन्स को, और इम्पेयर कर सकती है वाइटल प्रोसेसेस को, ठीक है। जो नॉर्मल बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें भी एक इम्पेयरमेंट कॉज कर सकती है। इन कंट्रास्ट स्किन सेल्स दो रैपिडली डिवाइडिंग, इसके कंट्रास्ट में जो स्किन सेल्स होते हैं हालांकि वो रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, आर टाइटली रेगुलेटेड टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, लेकिन इनकी डिवीजन जो है वो किस वजह से होती है, वो स्किन को मेंटेन रख सके। एंड रिपेयर विदाउट डैमेज डिस्ट्रक्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स, और ये स्किन को रिपेयर कर सकती है जहाँ उसको डैमेज है, किसी किस्म का कोई वाउंड हो गया है तो उसको रिपेयर कर सकती है। लेकिन जब ये रिपेयरिंग के दौरान सेल डिवाइड कर रही होती है तो किसी दूसरे टिश्यू में किसी दूसरे टिश्यू या सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है, उसमें इन्वेड नहीं करते, सही है। हाउ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस गैमेट्स, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उसमें ऑलरेडी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर हम तो इसमें जो हैप्लॉइड सेल्स हैं उसमें हैप्लॉइड सेल्स में ऑलरेडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ है, तो जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे उनमें भी क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होते हैं, माइटोसिस में होते हैं। इस वजह से जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं या वो वो गैमीट्स बनाते हैं बाय माइटोसिस। वो माइटोसिस के थ्रू गैमीट फॉर्मेशन करते हैं जिनकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट और डॉटर सेल्स का मेंटेन रहता है, ठीक है। Haploid organisms produce gametes through mitosis rather than meiosis, since they already possess a set of सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि इनके पास पहले ही सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो माइटोसिस अलाउज देम टू क्रिएट गैमीट्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। तो इस वजह से माइटोसिस की वजह से ऐसे गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि पेरेंट सेल के आइडेंटिकल हो, मेंटेनिंग द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। दिस प्रोसेस एंश्योर्स दैट द गैमीट कंटेन द सेम जेनेटिक मटेरियल एज द हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हैप्लॉइड जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, जो डॉटर सेल्स होंगे, उसमें भी क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं। इस तरह से जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, थ्रू माइटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल्स ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होती है, जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी उस मैन में आ जाती है, उस इंडिविजुअल में आ जाती है। दैट इज वाई डाउन सिंड्रोम पीपल हैव 47 क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब 21 वाले क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी एक इंडिविजुअल में आ जाएगी तो उसमें 46 से प्लस 1 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि वाई देयर क्रोमोसोम नंबर इज हाई, इनका क्रोमोसोम नंबर हाई क्यों है, ठीक है। पीपल विद डाउन सिंड्रोम हैव द हायर क्रोमोसोम नंबर बिकॉज दे हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। इनका हायर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस वजह से है, एक तो इनके पास एक्स्ट्रा कॉपी है क्रोमोसोम नंबर 21 की, जिसकी वजह से इनमें 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अराइजेस ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस। इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक सेल में चला जाता है वो किसकी वजह से होता है, नॉन डिस्जंक्शन, कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं और उन्होंने डॉटर सेल्स में जाना होता है तो इस वक्त ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, ठीक है, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक ही डॉटर सेल में चले जाते हैं और दूसरे डॉटर सेल के पास वो क्रोमोसोम नहीं जा सकता, जिसकी वजह से इसमें एक क्रोमोसोम लेस हो जाता है और इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें नॉन
जंक्शन होती है मियोसिस के दौरान, जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट करने में फेल हो जाते हैं, वो सेपरेट नहीं हो पाते। एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल्स एंड अप विद 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21। जिस वजह से उसमें क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपीज आ जाती हैं, काउजिंग द ओवरऑल इंक्रीज इन क्रोमोसोम काउंट, जिसकी वजह से ओवरऑल क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ सेल साइकिल। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।